शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो हमारा कोर टारगेट रहेगा कि हम ना स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, चाहे वो सेंटर की स्कीम है चाहे वो स्टेट की स्कीम है, उन सभी को कवर करेंगे। आज का हमारा ये टारगेट रहेगा। स्कीम्स को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो एक तो देखो, ईयर पूछे जा सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी स्कीम बनी थी, बट लेकिन अब ये जो है वो इनके एडवांस वर्जन पर चले गए हैं। अब ये मैच द फॉलोइंग में पूछ रहे हैं। एक तो स्कीम्स को लेकर कि कौन से ईयर में बनी, सेकंड उसके बाद क्रोनोलॉजी में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम पहले बनी, और वो क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें भी हमें जो है वो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो हमारा आज का जो टारगेट रहेगा, वैसे तो हम मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो कवर करेंगे, लेकिन फिर भी हम 2014 से लेकर 2025 के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो सभी आज कवर करेंगे। अब ये जो स्कीम्स है ये 2 तरह की होती है। एक स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आप लोगों ने सुना होगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम वर्ड। देन उसके बाद दूसरी है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें अगर हम सबसे पहले सेक्टर में देखते हैं, तो यहां पर सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्कीम से रिलेटेड जो है वो, या उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो स्कीम्स बना रही है जो कि 100% जो है वो सेंटर के द्वारा फंडेड होंगे। उनकी फंडिंग जो है वो 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारा का सारा पैसा हम लोग ही दे रहे हैं, तो इंप्लीमेंट भी फिर वही करते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की कौन करता है? सेंटर खुद करता है। तो याद रखना, सेंट्रल सेक्टर में कौन सी स्कीम्स आती है? वो स्कीम्स जो सेंटर के सब्जेक्ट के अंदर है, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट होगी। ठीक है, पहले पॉइंट याद रखना। सेकंड, उसके बाद दूसरा याद रखना कि 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और फिर अगर फंडिंग वो 100% कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम जो है वो उसको इंप्लीमेंट भी खुद करेंगे। हमें जो है वो किसी स्टेट पर विश्वास नहीं है, हम जो पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं वो खुद लगाएंगे, खुद उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे। देन दूसरी आती है उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती है जो बना दी सेंटर ने, बट लेकिन स्टेट्स को कहा कि आप इसको इंप्लीमेंट करो, और फिर स्टेट्स को ये भी बोला कि हम इसमें आपको शेयर देंगे फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो नॉर्मल स्टेट्स है वहां पे 60-40 की रेशियो रहती है। यूनियन टेरिटरीज में कहीं कहीं पर आप देखोगे तो 90-10 की रेशियो है, और जो आपकी हिली स्टेट्स है उसमें भी जो है वो 90-10 की रेशियो रहती है। यानी कि 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है इन स्टेट्स जो कि जिनके पास हिमालयस है, जो कि हिली स्टेट्स है। उसके बाद 60-40 की रेशियो रहती है नॉर्मल स्टेट्स में, तो 60 यहाँ पर सेंटर का शेयर रहता है और 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। इस तरह से जो है वो फंड के लिए शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर स्कीम्स जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर सेक्टर के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट होती है। अब आपको सबसे पहले कौन कौन से फैक्ट क्लियर होने चाहिए प्रीलिम के लिए। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, दैट इज मनरेगा। और आप लोग इनके नोट्स जो है वो साथ के साथ में बनाते रहना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पर वॉइस को लेकर इशू हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारी रिकॉर्डिंग में थोड़ा एक चैलेंज चल रहा है कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हो रही है। बट लेकिन फिर भी आप इनके नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, थोड़े कीवर्ड्स में लिख लेना, ताकि आपको जो है वो हेल्प मिल जाए। अगर कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो हम उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो मनरेगा जो है वो एक ऐसी स्कीम है जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। मनरेगा की शुरुआत जो है वो याद रखना, मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, और मनरेगा बाय एन एक्ट शुरू की गई थी, और जो एक्ट था वो 2005 का था। तो एक्ट 2005 का, और जो से आपका जो ईयर जिस ईयर में शुरू करी गई दैट इज 2006। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना। अब देखो, मनरेगा से रिलेटेड एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद देखो सेंट्रल स्पॉन्सर में आप एक स्कीम और ऐड कर सकते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी आप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें आयुष्मान भारत इंक्लूड हो सकता है, अदर स्कीम्स जो कि सेंटर का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि अगर कोई ओर्स है, आयरन ओर हो गया, मिनरल्स हो गया, उनको लेकर। तो ये कोर पॉइंट जो आपको जो है वो साथ के साथ में ध्यान में रखने हैं, ठीक है।
देन उसके बाद देखो अब स्कीम्स के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो कोर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जो आपको स्कीम्स याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आती है, तो इसमें सबसे पहली जो स्कीम आती है दैट इज समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, आप सभी मैक्सिमम लोग जो है वो टीचर बनना चाहते हैं, और समग्र जो शिक्षा अभियान है आपको याद रखना कि ये शुरू किया था 2018 में। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार ने शुरू किया था 2018 में। अब याद रखना कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। समग्र शिक्षा अभियान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये 2018 में जो है वो शुरू की गई थी। और इनका जो मेन टारगेट था, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 का, जिसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो इस स्कीम को शुरू किया गया था। अब मुझे ये बताओ कि जो राइट टू एजुकेशन है ये फंडामेंटल राइट है और ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन्ड है? राइट टू एजुकेशन 21A। आर्टिकल 21A में जो है वो मेंशन्ड है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो हम यहाँ पर लिंक करते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि जो ये समग्र शिक्षा अभियान है ना, अब मान लीजिए आप मेंस में आपको लिखने के लिए आता है कि एजुकेशन से रिलेटेड सरकार के क्या इनिशिएटिव है, तो वहां पर आप समग्र शिक्षा अभियान को ऐड कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि इसमें जो है वो क्वालिटी लर्निंग की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू क्वालिटी लर्निंग की तरफ फोकस किया जा रहा है। और ये जो अभियान है ना, ये 2T पर बेस्ड है। पहला आता है टेक्नोलॉजी, दूसरा आता है टीचर। तो ये पहले क्या है, जैसे मान लो आपको लिखना है तो आप ये 2T लिख सकते हैं पेपर में और फिर उसके बाद यहां पर एरो लगाकर इस तरह से बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और टीचर दोनों की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम जो अपने कंटेंट को जो है वो क्रिस्प फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, ध्यान रखना। और इसमें ही हमने जो है वो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 भी शुरू किया है। 2.0 भी इसको कहते हैं, जो हमने शुरू किया है। और ये कब तक रहेगा? टिल 31 मार्च 2026। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है वो बाद की बात है, बट लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है वो 2026 तक रहेगा। और फिर यहां पर इनकी ड्यूटी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसको इंप्लीमेंट करना। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको भी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ही जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये भी एक जो है वो पॉइंट आपको साथ के साथ में जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? देन उसके बाद जो दूसरी स्कीम आती है, ठीक है, आई एम श्योर आप सभी को ये स्कीम के बारे में जरूर पता होगा, दैट इज रूसा। किसी को आइडिया है कि ये रूसा कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2013। 2013। ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। रूसा जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के दिया, स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने को कहा। तो फिर स्टेट्स की मर्जी है इंप्लीमेंट करना या नहीं करना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती। तो कुछ स्टेट्स ने रूसा को इंप्लीमेंट किया, कहीं पर अभी भी चल रहा है, कहीं से उठ गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो रूसा इंप्लीमेंट हुआ था, अब रूसा नहीं है। देन उसके बाद है प्राइम स्कीम, PRIME। ये जो प्राइम स्कीम है, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि ये 2018 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। रिसर्च फेलोशिप स्कीम है ये प्रधानमंत्री, जिसमें जो है वो रिसर्च वर्क के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करती है सरकार। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम आती है जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, दैट इज PM विद्या। जो ये स्कीम है PM विद्या, ये 2020 में शुरू की थी कोविड-19 के टाइम पे। और यहां पर मेन जो टारगेट था वो ये था कि 1 to 12 क्लासेस जो है उनके लिए जो हमारे डिश टीवी है उनके थ्रू एक चैनल रहेगा हर क्लास का। मतलब जैसे 9th क्लास है तो उसके लिए एक चैनल होगा, 10th के लिए एक चैनल होगा, इस तरह से। तो यहां पर जो मेन टारगेट था कोविड लॉकडाउन के टाइम पे, जो पेंडेमिक जो हमने फेस करी उसके टाइम पे, कि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना। याद रखना डिजिटल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको भी एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं मेंस में कि जो हमारा टारगेट है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि आज के टाइम पे हम कह रहे हैं डिजिटाइजेशन, तो डिजिटाइजेशन जो है वो एजुकेशन की फेज में है
तो उसके लिए जो है वो पीएम ई विद्या एज एन एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल आप ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें एक जो कोर एग्जाम्पल रहता है ना वो यही रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमिक लेवल पर ग्रोथ होना। डेवलपमेंट का मतलब है हॉलिस्टिक लेवल पर जो सोशल जो कैपिटल है उसमें भी जो है वो ग्रोथ होना। और सोशल कैपिटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर क्वालिटी अच्छी है, बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है, तो वो हम ये कह सकते हैं फिर कि एक सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट है। तो डिजिटल एजुकेशन में आप पीएम ई विद्या को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना किस तरह से हमें ऐड करने हैं वो भी हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। इनके हल्के हल्के नोट्स बनाते रहो, फिर आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। मतलब ये एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रहते हैं तो अपने आंसर में, ऐसे में आप इनको हर जगह इंक्लूड कर सकते हैं और सरकार के इनिशिएटिव है। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है दीक्षा पोर्टल। इसमें ही इनिशिएटिव है दीक्षा पोर्टल का एक। जो ये दीक्षा पोर्टल है ना, ये यहां पर टारगेट किया गया था कि ई कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ कि ठीक है ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर दी, बट लेकिन कंटेंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए एक जो है वो पोर्टल बनाया गया, ई पोर्टल, जिससे जो है वो नेशन वाइड फिर कंटेंट प्रोवाइड किया गया। और ये कैसे, मतलब कैसे लिंक करता है, ये लिंक करता है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर जो है वो फिर नेशन वाइड जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया। अब देखो इसको आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी में भी लिख सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड नेशन कैसे, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बट लेकिन फिर एक दीक्षा पोर्टल भी आ गया जिसमें यह कहा कि पूरे देश में एक ही तरह का कंटेंट रहेगा। लैंग्वेजेस अलग हो सकती है बट लेकिन नेशन वाइड एक ही कंटेंट होगा। जैसे एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी पूरे नेशन वाइड एक जैसी है, तो ये आप लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो इससे भी हमें क्लियर पता चलता है कि जो एक नॉर्थ इंडियन बुक्स पढ़ रहा है वही एक साउथ इंडियन पढ़ रहा है, तो मतलब इतिहास सबको एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट और ज्यादा प्रमोट होता है। देन उसके बाद निपुण स्कीम, निपुण भारत स्कीम। निपुण भारत मिशन भी इसको कहा जाता है। इसमें जो मेन टारगेट था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसको जो हमारा बजट है 2021-22 का उसमें शुरू किया गया था। इसमें जो मेन टारगेट है ना वो यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को प्रमोट करना। तो दैट मीन्स कि जो हमारा जो एजुकेशन लेवल जो हम प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको यूनिवर्सल लेवल पर लेकर चल रहे हैं, पैन इंडिया लेवल पर लेकर चल रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंस आता है दैट इज नीट स्कीम। ये लिंक करती है नीट एग्जाम के साथ। ठीक है। और ये जो शुरू किया गया था ये 2019 में, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये याद रखना, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नीट को लिख लो, ये नीट एग्जाम जो होता है वो एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो योजना है ये फाइनेंशियल इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है। स्पेलिंग थोड़े चेक कर लेना एकदम से, मतलब लाइक कि साथ साथ लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। याद रखना ये क्या है, इंश्योरेंस। तो जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस को लेकर जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये जो योजना है ना ये सितंबर 23 2018 में लॉन्च करी थी। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा रही है स्पेशली फॉर वल्नरेबल्स। जो वल्नरेबल्स है उनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा रही है, ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ को लेकर आप ऐड कर सकते हैं कि सरकार के हेल्थ को लेकर क्या इनिशिएटिव है। जैसे मान लीजिए आपको लिखने के लिए आया कि हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आपने बता दिए, अब आपको आ रहा है कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, तो वहां पर आप इस स्कीम को ऐड कर सकते हैं और आप बता सकते हैं फिर इस स्कीम के अंडर जो है वो
110 करोड़ प्लस जो है वो बेनिफिशरीज हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेसिक अप्रोच एक बार समझ जाते हैं ना गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, डाटा को लेकर, तो देन उसके बाद आप खुद भी जो है वो डाटा क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अब देखो डिजिटल की बात की जा रही है तो दैट मीन्स कि इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। जो डिजिटल रेवोल्यूशन हमने शुरू किया है उसका ये पार्ट है, और इसको शुरू किया गया है, याद रखना, 15 अगस्त 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में शुरू किया गया था। और ये जो मिशन है, मेन टारगेट यही है कि जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया जाए, ताकि जितने भी जो लूप होल्स हैं उनको जो है वो हम क्या कर सके, इजीली एड्रेस कर सके। तो ये भी एक कोर इनिशिएटिव है। फिर इसके बाद एक और आता है, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो हमने शुरू किया था 2013 में। और ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। जो आयुष्मान भारत इनिशिएटिव है उसका ये पार्ट भी है। और आयुष्मान भारत के बारे में तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो है वो जरूर सुना होगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन याद रखना 2013 में हमने शुरू किया था। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि हेल्थ से लिंक करते हैं, दैट इज ई संजीवनी। ई संजीवनी यानी कि टेलीमेडिसिन। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोविड टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया गया था, जैसे कि डॉक्टर से फ़ोन पर पूछकर जो है वो दवाइयाँ लेना। तो वैसा ये कंसेप्ट रहता है कि ई वे में जो है वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स क्या करते थे, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते थे। तो इस तरह का एक कंसेप्ट रहता है। तो एक तरह से टेलीमेडिसिन यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है वो डिजिटल वे में जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर डायग्नोसिस होता है डिजिटल वे में करने की कोशिश करना, इस तरह की अप्रोच जो है वो यहाँ पर रखी गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो आपको याद रखना है, दैट इज एक्ट, ठीक है, जो कि लिंक करता है वेरियस सिक्योरिटी लेवल पर, दैट इज फूड सेफ्टी एक्ट। ये जो फूड सेफ्टी एक्ट है ना, ये 2013 का है। इसमें मेनली जो टारगेट रहता है वो रहता है कि जो फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। अब देखो फूड सिक्योरिटी को दो तरह से प्रमोट किया जा सकता है, एक है न्यूट्रिशन लेवल पर, सेकंड उसके बाद जो फूड वेस्टेज हो रही है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है दैट इज फूड वेस्टेज। हम बहुत फूड वेस्ट करते हैं, और फूड वेस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लेट में हमारी गया तो हमने वेस्ट कर दिया, नहीं। सप्लाई चेन के जितने भी जो आपके स्टेप्स रहते हैं, चाहे वो एक फील्ड से लेकर मार्केट तक पहुंचने तक फूड वेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सब्जियों का एग्जांपल लेते हैं, मंडी में भी जैसे देखो सबसे पहले क्या हो कि कोई ट्रक जो है वो किसी मंडी में जो है वो फील्ड से, खेत से जो है वो सब्जियां लेकर गया, वो भी वेस्ट हो रही, वहां भी वेस्ट हो रही है। उसके बाद मंडी में जब पड़ रही है, मंडी से जब दुकानदार लेकर जाता है तो मंडी में भी वेस्ट होती है, दुकानदार के पास शॉप में जाएंगे तो वहां पर भी वेस्ट निकलता है। तो ये जो फूड वेस्टेज है ये बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बना हुआ है हमारे पास। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर जो है वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इन सभी से रिलेटेड जो है वो फूड जो सिक्योरिटी एक्ट है ये काम करता है। याद रखना ये एक्ट जो है वो 2013 का है, फूड सेफ्टी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो स्कीम है ये शुरू की गई थी 2020 में। अप्रैल 2020 में जो है वो स्कीम को शुरू किया गया था, और ये आती है नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 के अंडर। दैट्स वाई मैंने आपको इस एक्ट को एक बार पहले बताया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। तो आप बता सकते हैं कि जैसे वल्नरेबल सेक्शन है, या आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना तो हम देख रहे हैं माइग्रेशन का चैलेंज बहुत जो है वो बन रहा है। लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं विलेजेस से, अच्छे रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार नहीं मिलता। अब जैसे कोविड टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे बहुत सारे लेबरर्स तो देखो वापस चले गए थे। फिर सरकार ने वहां पर क्या किया कि नेशन वाइड एक इनिशिएटिव शुरू किया ताकि जो लेबरर्स है ये भूखे ना मर जाए, क्योंकि काम नहीं मिल रहा था, काम तो सारा ठप हो गया था। तो फिर सरकार ने यहाँ पर जाओ एक पैकेज शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और किस एक्ट के अंडर शुरू किया था? 2013। अब ये जो एक्ट है ना इसको हम डीपीएसपी के साथ भी लिंक कर सकते हैं।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वेलफेयर प्रमोट करना है, और वेलफेयर का एक पार्ट फूड सिक्योरिटी भी है, फूड सेफ्टी भी है। तो इसको तभी प्रमोट किया जा सकता है जब सरकार कोई कानून बनाएगी। तो अब आप लिंक कर सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी एक्ट है वो कहीं ना कहीं सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि वेलफेयर को प्रमोट किया जाए, और वेलफेयर को प्रमोट करने के बारे में कौन कहता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन्ड है। अब यहां पर आप लोग, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों को बताना है कि जो आर्टिकल 50 है वो किससे लिंक करता है? सॉरी, एग्जीक्यूटिव और को मतलब अलग कर। ओके, इट सेपरेट्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सक्षम आंगनवाड़ी अभियान। सक्षम आंगनवाड़ी अभियान है, और इसमें ना साथ में ऐड किया जाता है पोषण 2.0 भी। पोषण 2.0 को भी इसमें साथ में ऐड किया जाता है, और सक्षम आंगनवाड़ी अभियान ये लॉन्च किया गया 2018 में। अब यहां पर जो टारगेट क्या है, देखो ध्यान रखना है कब लॉन्च किया है, 8 मार्च को। क्या होता है 8 मार्च को? कौन सा डे होता है 8 मार्च को? फॉर विमेन। ठीक है, तो इस दिन ये लॉन्च किया गया। अब सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी आप देखोगे ना, मतलब बिल्कुल कोर। हमें ना जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो कोई हाई लेवल का कंटेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल कंटेंट ऐड करना पड़ता है। अब देखो आंगनवाड़ी एक ऐसा इनिशिएटिव है ना, सबसे पहले तो देखो आंगनवाड़ी के वर्कर्स कौन है? महिलाएं, वुमेन। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद बेनिफिशियरीज कौन है? वुमेन, गर्ल्स, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, उन सबको वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेनिफिशियरीज भी वुमेन है, और इसको चला भी कौन रहा है? वुमेन। अगर वुमेन्स आंगनबाड़ी को चला रही है तो हम बता सकते हैं कि इंपावर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरली आंगनबाड़ी की जो वुमेन्स है वो वुमेन है वो 10th क्लास से ऊपर है, मतलब 10th क्लास पढ़ चुके हैं, तो वो एलिजिबल है। और साथ में ये लिंक होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर किसी महिला को ज्वाइन करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एटलीस्ट उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th क्लास होती है। तो इस तरह से भी आप कोलिंग कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में देखो आंगनवाड़ी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर है, तो आप बता सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल, पंचायत लेवल पर सिर्फ प्रधान ही बनाने से वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो प्रमोट नहीं किया जा रहा। हम बता सकते हैं आंगनवाड़ी के थ्रू, हम बता सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल पता कहाँ मिलता है? कोविड-19 के टाइम पे। कोविड-19 के टाइम पे मैं अगर बात करूं, सरकार के बाद किसी और ने सबसे अच्छा काम किया है ना, तो वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। घर घर जाकर प्रॉपर डिटेल निकालना, प्रॉपर सर्वे करना। आई थिंक बहुत रेयर ऐसे होंगे जिन्होंने, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेल पर्सन होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश। मैंने अपने आसपास में देखा है। तो जो आशा वर्कर्स है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वैक्सीनेशन में। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है, ये एक तरह से केस स्टडी में भी ऐड किया जा सकता है। तो इनको साथ के साथ में नोट डाउन करते रहना, अपने माइंड में फिक्स करते चलना। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू द मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य, जो मिशन वात्सल्य है ये चाइल्ड वेलफेयर के साथ लिंक करता है। पहला पॉइंट, इसको हमने लॉन्च किया है 2021-22 में। अब चाइल्ड वेलफेयर की जब हम बात करते हैं ना, तो ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम देखते हैं मोर्टेलिटी रेट, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो डेथ हो रही है पर लाइफ बर्थ। जैसे कि अगर हम बात करें 1000 काउंट किया जाता है, इसमें न्यू नेटल भी आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए 1000 में से 100 बच्चों की डेथ हो गई, तो जब 100 बच्चों की डेथ होगी तो सरकार फिर जागती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर सरकार ने प्रमोट किया वात्सल्य कंसेप्ट। आप लोगों ने एक कंसेप्ट सुना होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम प्रमोट करने की बात करी सरकार ने। उसमें सरकार क्या करती है कि आशा वर्कर के थ्रू जो है वो पहले 2 बच्चों के केस में क्या होता है, सरकार कुछ पैसा प्रोवाइड करती है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो सरकार इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि पहले के केस में क्या होता था, जब घरों में ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करके जब डिलीवरीज होती थी तो उसकी वजह से महिलाओं की जो है वो, मतलब लाइक मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता था कि या तो कोई हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे या फिर डेथ हो जाती थी।
तो इसमें पर लाख के ऊपर काउंट किया जाता है, जिसमें जो है वो मदर की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग डिलीवरी या उसके बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो इसके लिए सरकार ने जो सोल्यूशन ढूंढा, सरकार ने सोल्यूशन ढूंढा कि इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब लोग हॉस्पिटल तक जाएंगे क्यों? एक तो जाने का कारण क्या रहता है कि देखो प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाएगी, तो सरकार ने कहा वात्सल्य के थ्रू और बेहतर जो है वो केयर प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड, उसके बाद सरकार ने लोगों को लालच दिया कि आपको 5,000 रुपए 6,000 रुपए दिए जाएंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर एज एन फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो उससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं भाई 5-6 हज़ार रुपए मिलेंगे। 5-6 हज़ार कुछ भी नहीं होते, खर्चा तो उससे ज्यादा हो जाता है, बट लेकिन एक तरह से ये लोगों को जोड़ने का जो है वो तरीका है कि लोगों को जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करना। तो ये पॉइंट भी साथ में याद रखना, तो इसको भी आप को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये लिंक करता है वुमेन हेल्थ के साथ। तो वुमेन हेल्थ देखो, अब आप इसको कहाँ कहाँ पर लिंक कर सकते हैं? वुमेन हेल्थ को आप लिंक कर सकते हैं इंडोर पोल्यूशन के साथ। जैसे कि इंडोर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, महिला के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि खाना तो उसको बनाना है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद देखो ऐसा नहीं है, खाना सभी बनाते हैं, बट लेकिन मेन विलेजेस में अगर आप देखोगे तो मोस्टली अभी ऐसा चल रहा है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा आप लिंक कर सकते हैं वुमेन हेल्थ को, जैसे अगर आज के टाइम पे हीट वेव्स चल रही है, ठीक है, जैसा आपने देखा था कि मार्च अप्रैल में कितनी सारी हीट वेव्स हिमाचल प्रदेश में भी देखी गई, लू लाइक कंडीशंस बन गई थी। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कॉमन है, प्लेन्स में तो बनता ही है। तो उनका इंपैक्ट किसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है? वुमेन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि सरकार के ऐसे इनिशिएटिव है जिससे कोशिश की जा रही है कि जो भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जा सके। देन उसके बाद एक और इनिशिएटिव आता है दैट इज रिलेटेड टू द मिशन शक्ति। एक मिशन शक्ति वो भी है जिसमें हम ये कहते हैं कि भारत जो है वो स्पेस पावर बन गया है, लेकिन एक मिशन शक्ति जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट से भी लिंक करता है, जिसकी शुरुआत जो है वो 2021-22 में हुई थी और ये कब तक चलेगा? 2025-26 तक, यानी कि इस साल ये तक जो है वो ये मिशन शक्ति चलेगा। इसमें दो इनिशिएटिव आते हैं, एक आता है संबल, एक आता है दूसरा समृत्य। संबल और समृत्य। संबल की अगर हम बात करें तो ये वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर मतलब वुमेन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो सभी आपको एक सेंटर पर मिल जाएगी। उसके बाद समृत्य, समृत्य का एक पार्ट आता है दैट इज जेंडर बजटिंग, और जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जेंडर बजटिंग मतलब जब बजट को जो है वो जेंडर स्पेसिफिक बनाया जा रहा है टू प्रमोट इक्वालिटी। जैसे मान लीजिए अभी अगर हम देखते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि वुमेन का जो शेयर है गवर्नमेंट में अगर हम बात करें एज एन लेजिस्लेटर तो वो कम है। तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि बिल इंट्रोड्यूस करा, 33% रिजर्वेशन रहेगी। वहीं काफी सारे सेक्शंस आप ऐसे देखोगे जहां पर क्या होता है कि वुमेन को लेकर स्कीम्स वगैरह बनाई जा रही है, तो उनके लिए खर्चा हो रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो आता है दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो यहां पर आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है दैट इज पोषण अभियान। पोषण अभियान की शुरुआत जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की फॉर्म में हुई थी और ये भी जो है वो 2018 से शुरू किया था। इस तरह याद रखना। एक और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर हम स्कीम की बात करें तो यह है उज्ज्वला स्कीम, जिसमें क्या किया जा रहा है? एलपीजी गैस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वुमेन को। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो फिर इस सिलेंडर का जो मालिक है ना, जिसके नाम पे एक कनेक्शन मिलेगा, वो महिला ही है, वुमेन। एक ये पॉइंट हो गया, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट हो रही है और ये स्कीम 2016 में शुरू करी थी। एक तो ये, सेकंड उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करने के लिए भी हमारा ये इनिशिएटिव है और इसमें भी बेनिफिशियरीज 10 करोड़ से ऊपर है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो पीएम उज्ज्वला स्कीम इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल बन सकता है। फिर उसके बाद जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने आप लोगों को बताया,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सरकार ने शुरू किया था 2015 में। 22 जनवरी 2015 को जो है वो इसको शुरू किया गया था, तो ये भी याद रखना, 22 जैन 2015 में इसको शुरू किया था। फिर उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, 2005 में इसको शुरू किया था। ये भी वुमेन हेल्थ के साथ लिंक करते हो, एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड। तो देखो, स्टार्टअप से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2016 में शुरू किया था, और ये एग्जाम में पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है 2016 में शुरू करी थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश से बाहर भी। और इसका वन ऑफ द एग्जांपल जो हमारा इनिशिएटिव है डेली फैक्ट का, ये भी है, क्योंकि ये भी एक इंडिविजुअल स्टार्टअप है। तो इस तरह से आपको नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडी, आप देखोगे कि वेरियस फील्ड लाइक मार्केटिंग हो गया, या लोगों ने शॉप शुरू कर दी है, कोई भी और बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो वो सभी जो है वो स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है। तो इसमें सरकार दो तरह से सपोर्ट कर रही है। एक तो सरकार क्या कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रही है, सरकार जो है फंड दे रही है, पैसा दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, सस्ते लोन प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प कर रही है। दो तरह के इनिशिएटिव हो गए स्टार्टअप में, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो आप इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। एक दूसरा लाइवलीहुड, लाइवलीहुड को लेकर सरकार के इनिशिएटिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर सरकार के इनिशिएटिव, तो इस तरह से इसको ऐड किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो याद रखना है दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। अब ग्राम सड़क योजना आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, आप इसको लिंक कर सकते हैं विलेज डेवलपमेंट से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ग्राम सड़क यानी कि हर विलेज तक जो है वो रोड पहुंचा रहे हैं, और उन रोड को कनेक्ट कर रहे हैं या तो नेशनल हाईवे के साथ या स्टेट हाईवेज के साथ। तो इससे क्या क्या हेल्प हो रही है, इससे हेल्प हो रही है इकोनॉमी में। कैसे, जो फार्मर्स की प्रोड्यूस है वो इजीली नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के थ्रू मंडीज में पहुंच जाएगी, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद ये इकोनॉमी का जो साइकिल है उसको सर्कुलर बनाता है। सर्कुलर कैसे, जैसे जो प्रोड्यूस है फार्मर की वो मार्केट में आएगी, वैसे ही जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है वो जो है वो फार्मर तक पहुंचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रैक्टर, अब जब गांव में सड़क ही नहीं होगी तो जो ट्रैक्टर है वो पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर सड़क है तो हर घर तक जो है वो क्या होगा, ट्रैक्टर पहुंच सकता है विलेज में। एक तो ये ऑप्शन हो गया। अब हर घर तक ट्रैक्टर अगर पहुंच रहा है तो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। अगर फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी जा रही है तो डेफिनेटली बात है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, और फिर प्रोड्यूस जो फार्मर की जो प्रोड्यूस होगी वो भी डबल हो जाएगी। सिंपली अगर आप देखोगे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी अगर फार्मर के पास जा रही है तो उसकी प्रोड्यूस यानी कि जो उसकी फाइनल जो आउटपुट रहेगी उसमें भी इंप्रूवमेंट देखेगी। तो फिर हम यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि फार्मर का भी क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, फार्मर की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है। तो इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, को लिंक कर सकते हैं। तो देखो इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, लेकिन किस तरह से हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि वही रास्ते वही रोड जो जहां से फार्मर की प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में जाएगी, टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के थ्रू जो है वो एक खेत तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज सौभाग्य योजना। ये योजना जो है वो बिजली से लिंक करती है, हर घर बिजली योजना से लिंक करती है कि हर घर तक जो है वो लाइट पहुंचनी चाहिए। अब दो तरह से पहुंच सकती है, एक तो जो हाइड्रो पावर है, ठीक है, जो कि हम सभी को मिल रही है, एक दूसरा सोलर पावर भी हो सकता है। और इसको लेकर फिर सरकार ने पीएम कुसुम योजना भी शुरू करी। सरकार ने कहा फार्मर्स को कि आप सोलर पैनल लगाओ, जिस जगह पर आपको लगता है कि यहां पर जो है वो कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, आप वहां सोलर पैनल लगा लो।
और फिर वो सोलर पैनल से क्या होगा, आप अपनी मोटर चला सकते हो, तो आपका खर्चा बच जाएगा बिजली का। सेकंड, उसके बाद कहा अगर आपको लगता है सरप्लस में है तो आप बेचो। फिर सरकार ने कहा कि हम खरीदेंगे भी इसको, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको भी किसके साथ लिंक कर रहे हैं, फार्मर्स के इनकम के साथ। अब ये सब कैसे लिंक करता है, ये सब एक कंसेप्ट के साथ लिंक करता है, जिसमें अगर हम बात करें तो दैट इज पीएम मुद्रा योजना। मतलब पैसा भी तो चाहिए। पीएम मुद्रा योजना, मुद्रा मतलब सरकार क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और याद रखना ये स्कीम जो है वो 2015 में शुरू करी थी। इसमें ना 4 इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप्स आते हैं लोन्स को लेकर। जैसे पहला आता है शिशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आता है किशोर, तीसरा आता है तरुण, और फोर्थ आता है तरुण प्लस। ये 4 इंपॉर्टेंट है। शिशु, जब हम क्या कर रहे हैं 50,000 तक का लोन जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं। किशोर, जब हम 50,000 50K से लेकर 5 लाख तक का जो है वो लोन जो है वो के लिए जो है वो सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। तरुण, तरुण की अगर हम बात करें, जब हम कह रहे हैं, याद रखना इसको, 5 से लेकर 10 लाख के बीच में। और तरुण प्लस में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है 10 to 20 lakhs, इसके बीच का जो हम लोन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज तरुण प्लस। पीएम मुद्रा योजना, अब ये योजना के थ्रू सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है वो लोगों को पैसा प्रोवाइड कर रही है। बट लेकिन हम इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फाइनेंसिस जो है वो हर सेक्शन तक जो है वो पहुंच रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या सरकार कर रही है, तो उसमें आप पीएम मुद्रा योजना को लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। अब जब आप एज एन एग्जाम्पल पीएम मुद्रा को लिख रहे हैं ना किसी में, तो आपको फिर ये सब ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो ये भी एक की पॉइंट याद रखना कि अगर आप कोई स्कीम को लिख रहे हैं तो जस्ट स्कीम का नाम लिखो, उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम आती है दैट इज मनरेगा। मनरेगा एक्ट के थ्रू जो है वो शुरू की गई थी 2005 में, लेकिन इसकी जो मतलब मेन जो एस्टेब्लिश कर एक्ट है 2005 का है, शुरुआत 2006 से होती है एस्टेब्लिशमेंट की। इसके थ्रू 100 डेज का गारंटी वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली टू द वल्नरेबल सेक्शन, और फिर इसमें सैलरी दी जाएगी। और इसका एक्ट याद रखना 2005 का एक्ट है और शुरू किया गया 2006 में, मनरेगा एक्ट 2005। अब ये सरकार क्यों कर रही है, सरकार का मेन टारगेट क्या है, सरकार ने देखा 2005-06 में कि भाई बहुत सारे लोग ना शहरों की तरफ जा रहे हैं, लोगों ने शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो चैलेंज है ना वो क्या बन रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है और जो विलेजेस है वो खाली हो रही है। तो सरकार को लगा ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार ने ये देखा कि भाई विलेजेस में रोजगार ही नहीं है, तो देन गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस वन। एक ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है, हमारे यहां पर नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल होता है, एक सीजन में होगा दूसरे सीजन में नहीं होगा, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसका कॉमन एग्जांपल है एप्पल सीजन। तो जिस सीजन, जैसे अभी के टाइम पे एप्पल सीजन है तो है, उसके बाद नेक्स्ट पे एप्पल सीजन नहीं होता, नेक्स्ट 6 महीने एप्पल सीजन नहीं होगा, तो नेक्स्ट 6 महीने क्या करेंगे, तो उस टाइम पे मनरेगा काम आ सकती है। हालांकि वैसे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एप्पल ही इतना ज्यादा बिक जाता है, बट लेकिन फिर भी एक कॉमन एग्जाम्पल है ये। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करेंगे 3 महीने क्रॉप होती है, तो उसके बाद 3 महीने दूसरी क्रॉप नहीं होती, या किसी रीजन में अगर बर्फ पड़ रही है तो वहां पे नहीं होगा, तो वहां पे फिर मनरेगा को ऑप्शन दिया कि जब ऑफ सीजन है तो ऑफ सीजन में ये काम किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन दिया फार्मर्स को कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ या सीजनल इशू है तो वहां पर आप मनरेगा में भी काम कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना। तो ये फार्मर वेलफेयर से लिंक भी कर जाता है, वुमेन से भी, वुमेन तो उसे लिंक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं काम करती है, एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी हो गया। और थर्ड जो आपको याद रखना है कि विलेज डेवलपमेंट से भी लिंक कर रहा है। तो मनरेगा का काम के थ्रू क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाती है, डंगे लगाए जाते हैं स्कूल्स के, या कोई टैंक बना दिए जाते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल जो है वो लिंक करता है मनरेगा के साथ। अब एक पॉइंट और, कोविड-19 के टाइम पे जब लोग वापस आए ना, तो यही मनरेगा है जिसके थ्रू जो है वो उनको रोजगार मिला काम करने का। तो मनरेगा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कोविड-19 के टाइम पे, तो ये भी आप जो है वो लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। अब देखो असिस्टेंस कर रही है सोशल लेवल पर। सोशल लेवल पर असिस्टेंस करने का मतलब क्या हो गया, एक तो सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, दूसरा स्किल डेवलपमेंट के थ्रू प्रमोट कर रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि क्वालिटी का कंसेप्ट प्रमोट किया जाए, सबके पास रोजगार हो, सबके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो, सबको एजुकेशन मिले। तो इस तरह से आप इसको भी कोलिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत ना सितंबर 2023 में हुई थी। सितंबर 2023 में इसको शुरू किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, और इसमें जो मेन टारगेट था कि जो हमारी बॉर्डर विलेजेस है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए। बॉर्डर विलेजेस, स्पेशली वो बॉर्डर विलेजेस जो कि हिली स्टेट्स में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर अगर हम बात करें यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हो गया। तो यहाँ की जो बॉर्डर रीजन की जो विलेजेस है, वहां पर जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सितंबर 2023 में शुरू किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज स्वामित्व स्कीम। ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत जो है वो 2021 में हुई। अब इसमें क्या टारगेट किया गया, सबसे पहले तो ना देखो, जब डिजिटल इंडिया ये शुरू किया गया कंसेप्ट डिजिटल इंडिया का, तो हमने सबसे पहले तो सरकार ने ये टारगेट किया कि भाई खुद के जो रिकॉर्ड्स है ना वो सारे डिजिटाइज करो। तो रेवेन्यू के रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए, सारे जो है वो पोर्टल्स वगैरह सब कुछ बना दिए। फिर उसके बाद बारी आती है जमीन की। अब जब जमीन की बारी आई ना, जमीन यानी कि, तो वहां पे एक चैलेंज आया, दैट इज कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से जो है वो लोगों में जमीन जो है वो बांट रखी है। तो उसके लिए सरकार ने ये कहा कि ड्रोन सर्वे होंगे। ड्रोन सर्वे के थ्रू पहले तो क्या करो, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड करो, देखो, और जिसके नाम पे जो जमीन है ना, ऑनलाइन उसी को उसी के नाम पे चढ़ाओ। सरकार ने सबसे पहले ये टारगेट किया ताकि जब हम ऑनलाइन कंसेप्ट शुरू करेंगे ना, तो उसमें फिर कोई भी जो है वो मिस्टेक ना हो। सरकार ने ये टारगेट किया, तो यहाँ पे जितने भी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया, और ये कोशिश करी कि जो जिस जमीन का मालिक है उसको उसी जमीन वो उसको हक मिलना चाहिए। सरकार की जो है वो यहाँ पर कोशिश रहती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये मेन इनिशिएटिव था, आपको याद रखना है, जिसमें विलेज का प्रॉपर सर्वे होता है, मैप होते हैं, और ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर सर्वे किए गए। अब पंचायती राज डे, ये भी एक बार देख लेते हैं, तो याद रखना 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज डे जो है वो मनाया जाता है। और पंचायती राज जो सिस्टम है, जो ये PRS है, पंचायती राज सिस्टम, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल, दैट इज पंचायती राज सिस्टम। और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेट लेवल पर भी है, सेंट्रल लेवल पर भी, और विलेज लेवल पर भी। तो हमारा प्रधान हम इलेक्ट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये भी ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है वो है स्माइल स्कीम। ये स्कीम ना UPSC में पूछी गई है। स्माइल स्कीम, एक तो याद रखना, ये स्कीम के थ्रू टारगेट किया कि वल्नरेबल सेक्शन को सपोर्ट करेंगे। ये स्कीम 2022 में शुरू की गई थी। पहला पॉइंट एक याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी आप इसको बता सकते हैं, सिंपल। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है यूनियन लेवल पर, उन्होंने इसको शुरू किया 2022 में। मेनली टारगेट किया वल्नरेबल सेक्शन को। अब यहां पर दो इंक्लूड होते हैं, एक हो गए बैगर्स, ठीक है, एक हो गए ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर और बैगर्स दोनों को इंक्लूड किया। तो इनके वेलफेयर के लिए स्माइल स्कीम जो है वो सरकार ने शुरू करी थी 2022 में। देन उसके बाद स्कीम आती है MPLAD, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम जो है वो 1993 में शुरू की थी। और ये जो स्कीम है, याद रखना, इसके थ्रू आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हर MP को 1 साल का 5 करोड़ रुपए दिया जाता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट वर्क को प्रमोट करने के लिए। मान लीजिए इस साल का जो खर्चा आया 5 करोड़ में से वो 4 करोड़ हुआ, 1 करोड़ बच गया, तो ये जो 1 करोड़ है ना, ये अगले साल के लिए ऐड हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा। तो अगले साल फिर कितना हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा। तो याद रखना, लैप्स नहीं होता है।
और ये जो 5 करोड़ है ना, ठीक है, एमपी के पास होती है अथॉरिटी, बट लेकिन मेन जो काम रहता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रॉपर पूरा इसको देखते हैं। तो ये भी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर ये जो काम है, जो पैसा है, ये पैसा जो है वो लाइब्रेरी के लिए, या फिर अगर हम बात करें विलेज लेवल पर कोई भी रोड हो, कनेक्ट रोड हो गया जो कि कम्युनिटी से लिंक कर रहा है, या अगर आप बात करें टैंक हो गया, पानी के टैंक बनाने किसी विलेज के लिए, तो वहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है। या पंचायत भवन बनाना हो, कुछ भी जो है वो पंचायत लेवल का जो काम है वो इसके थ्रू होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पीएम वाणी स्कीम। ये जो पीएम वाणी स्कीम है ना, इसकी शुरुआत पीएम जो वाणी स्कीम है इसकी शुरुआत जो है वो दिसंबर 2020 में शुरू हुई थी। ठीक है, वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करना, मतलब एक तरह से वाणी मतलब याद रखना वाईफाई, इस तरह से इसको लिंक करना, और कोशिश की जा रही है कि जो इंटरनेट नेटवर्क है वो पंचायत तक प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो डिजिटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो स्मूथली जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। हम देखो किसने नहीं किया, अब ये तो हम नहीं कह सकते, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट लेकिन हाँ ये है कि किसी एमपी के पास वो पावर नहीं रहती। अगर 5 करोड़ एमपी के नाम पे आ रहा है ना एमपी एलईडी के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, वो ये काम करते हैं। और तो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर के टाइम पे हम देखते हैं ना, मंडी हो गया वो हो गया, तो इंस्टेंट जो पैसा दिया जाता है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गए या पुल बनाने हैं या फिर जो रोड क्लियरेंस होगी, ठीक है, रोड को क्लियर करना है, तो ठेकेदारों को जो पैसा दिया जाता है वो एमपी एलईडी के थ्रू दिया जाता है। तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने काम नहीं किया, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं रहती, उसको तो बस ये बता दिया जाता है कि बस ये काम हो रहा है, बाकी काम सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो इंस्टेंट सपोर्ट करना, डिजास्टर रिलीफ फंड तो पता नहीं कब मिलता है, वो कोई गारंटी नहीं होती, बट लेकिन इंस्टेंट अगर कोई शॉर्ट टर्म लेवल पर कोई सरकार, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कुछ काम करती है ना, तो उसके लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है। देन उसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है वो 2019 में हुई थी। यहां पर टारगेट किया गया था कि हर घर नल से जल, मतलब टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके दो बेनिफिट हो सकते हैं। पहला बेनिफिट तो इसका हेल्थ को लेकर हो सकता है कि भाई देखो साफ पानी मिलेगा तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है, स्पेशली जो वाटर बोर्न जो डिजीज है वो कम होगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहां पर लिंक कर सकते हैं, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि जनरली आप देखोगे विलेजेस में क्या होता है कि जो आदमी है वो तो चल जाएंगे काम करने, दिहाड़ी लगाने चल जाएंगे, बट लेकिन महिलाएं घर पे रहती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की छुट्टी करवा देते हैं, बोलते हैं भाई पानी, आज पानी लेने चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स बच्चों के कम हो जाते हैं, और बहुत केसेस ऐसे देखे जाते हैं, अभी भी देखे जाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे कि गर्ल्स को कह दिया जाता था कि आज स्कूल मत जाओ, आज पानी लेने जाना है, बॉयज़ को मना कर दिया था बच्चों को। तो इससे नंबर ऑफ स्कूल जो डेज है, अटेंडेंस है, वो उनकी कम हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ के ऊपर तो पड़ता है, एजुकेशन के ऊपर भी पड़ रहा है। तो जल जीवन मिशन के थ्रू एक तो टारगेट किया गया कि साफ पानी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड वाटरबोर्न डिजीज ना हो। दूसरा टारगेट क्या, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल बन सकता है, और बहुत कॉमन इनिशिएटिव है जो हमेशा हम पढ़ते हैं, हमेशा करंट अफेयर में पढ़ते हैं, बस जस्ट हमें इनको अपने आंसर में ऐड करना सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद ये जो मिशन है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028 तक। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत कब हुई थी, 2019। तो आप लोगों के माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है ना कि कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर को लेकर, कि वो 2021-22 का भी पूछ लेते हैं। वो इस तरह की स्कीम्स होती है। अबे शुरू तो कब की थी, 2019 में, तो मतलब 2019 का करंट है ये, बट लेकिन इसका एक्सटेंशन 2028 तक कर दिया। दैट्स वाई अगेन न्यूज़। तो अब याद रखना, जल जीवन मिशन स्टार्टेड इन 2019। पहले इसका टारगेट ना 2024 तक का था, बट लेकिन अभी इसका टारगेट 2028 तक का हो गया है। फिर उसके बाद याद रखना एक और पॉइंट इसमें कि इसको जो है वो 2 मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करती है। विलेज लेवल पर पंचायती राज हो गई, और अर्बन लेवल पर अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जैसे हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट पढ़ा ना, हम देखते हैं आधार कार्ड, हम देखते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे ये कंसेप्ट आता, दैट इज राशन कार्ड। राशन कार्ड से रिलेटेड एक सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किया 2019 में, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड। ऐसा क्यों? अब सरकार ने 2019 तक का ना सबसे पहले क्या किया, एक डाटा कैलकुलेट किया माइग्रेशन का, कि कितने लोग जो है वो गांव से जो है वो शहरों में चले गए। तो सरकार को रियलाइज हुआ
कि भाई इंडिया की तो कम से कम 40% पॉपुलेशन है ऐसी है जो अभी जो है वो अर्बन एरियाज में पहुंचने लग गई है, पहुंच जाएगी या पहुंच गई है। सरकार ने देखा कि भाई बहुत लोग, फिर सरकार ने वहां पे देखा कि लोगों को चैलेंज क्या आ रहा है, लोगों को चैलेंज ये आ रहा है कि इनका राशन कार्ड तो विलेज का है और ये लोग जो है वो शहरों में बस गए हैं, शहरों में रह रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आपका जो राशन कार्ड है वो एक ही रहेगा, एक बार बन गया वही रहेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, सबके लिए एक जैसा होगा। तो मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश में आपने राशन कार्ड अपना बनाया और हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट में अपना राशन कार्ड बनवाया, तो उसके बाद अगर आप मान लीजिए शिमला में रह रहे हैं तो शिमला में आप उसके ऊपर राशन कार्ड, उस राशन के ऊपर राशन कार्ड ले ही सकते हैं। तो ये एक डिजिटल इंडिया का एग्जाम्पल है और ये भी एक रेवोल्यूशन है हमारी सोसाइटी में। तो इससे क्या है कि शिमला में अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसको उचित मूल्य पर जो है वो राशन मिल जाएगा। हालांकि अब ये उचित मूल्य बहुत बढ़ गया है, बट लेकिन फिर भी ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। और सबसे बड़ा चैलेंज भी है इसमें राशन को लेकर, जो पीडीएस सिस्टम के अंडर राशन मिलता है ना, एक इसमें सामान नहीं होता पूरा, कभी चीनी नहीं होगी, कभी तेल नहीं होंगे, कभी जो आपका दालें नहीं होती, कभी राशन तो पूरा होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कम रहता है। तो ये एक चैलेंज है। पीडीएस सिस्टम जिसमें जो वो देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड है, वहाँ पे प्रॉपर राशन ही नहीं मिलता। तो ये एक चैलेंज है, आप इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं एज एन कंसर्न। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, दैट इज स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम, ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। स्कीम स्टार्टेड इन 2015। अब देखो स्वदेश दर्शन स्कीम, ये लिंक करते हैं टूरिज्म के साथ। तो हम बता सकते हैं वेरियस यात्राएं जो वो इसका पार्ट हो सकती है कि अपने देश को देखो, और दूसरा हम यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं एनआरआईज को भी। तो अगर एनआरआई भारत में आते हैं तो सबसे पहले तो देखो क्या है कि इन्वेस्टमेंट होगी। सेकंड, उसके बाद वो अगर एक लोकल एरिया को विजिट करते हैं कोई एनआरआई, तो जो लोकल लेवल पर, जैसे हमारे यहाँ पर है ना हिमाचल प्रदेश में, आप देखोगे कि रोड साइड पे बहुत सारे लोग जाओ मैगी बनाते हैं। और मैगी बनाना सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है जो टूरिज्म के साथ लिंक कर रहा है, वो उनकी लाइवलीहुड है। तो ये जो है वो एक तरह से छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, सरकार इसके लिए फिर पैसा भी प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। देन उसके बाद फार्मर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत जो है वो 1998 में हुई थी, जिसमें जो है वो कम इंटरेस्ट पे जो वो सरकार को सरकार क्या कर रही है, किसानों को लोन प्रोवाइड कर रही है। देखो सबसे पहले ग्राम सड़क योजना, ठीक है, 2000 में शुरू करी। अब आपको इसको लिंक भी करना है। एक कैसे लिंक करना है आपको इसको, कि सड़क पहले क्या किया, लोन प्रोवाइड किया, सर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू सरकार ने क्या किया, फार्मर को लोन प्रोवाइड किया। अब सरकार ने देखा कि फार्मर लोन ही नहीं ले रहे, उनको चाहिए नहीं पैसा, तो सरकार ने क्या किया, किसानों से पूछा कि आपको लोन क्यों नहीं चाहिए। तो किसानों ने कहा कि सर हमने लोन करना क्या, वही फसल हम उगा रहे हैं, सिंपल है, हल चलाकर बात बन जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा है कि हम अगर लोन ले कोई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं तो हमारे पास सड़क नहीं है। तो दैट्स वाई सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करी। तो इस तरह से भी आप इसको कोलिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पता क्या होता है, आपके पास कंटेंट हमेशा वही रहता है, हमें अपनी अप्रोच को ना मल्टी डायमेंशनल बनाना पड़ेगा। तो जब हम अपनी अप्रोच को मल्टी डायमेंशनल बना लेते हैं ना, तो फिर हमारे लिए कोई भी कंटेंट हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको मल्टी एंगल सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा इसका ये वाला फैक्ट भी बन सकता है, ये वाला पॉइंट भी बन सकता है। तो जब अगर इस तरह से फैक्ट पॉइंट बनते हैं ना, तो फिर ईजी हो जाता है किसी भी टॉपिक को पढ़ना। तो फिर वो टॉपिक अगर आपने 3-4 वे में समझ लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। ये एक अप्रोच हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे बात करें तो जो आपको याद रखना, दैट इज प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना, ये जो योजना है इसकी शुरुआत 2019 में। इसके थ्रू भी सरकार क्या कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट और जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। तो फार्मर वेलफेयर के लिए ये भी इनिशिएटिव है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके थ्रू सरकार क्या कर रही है, 6,000 रुपए फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है। 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए जा रहा है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा ना, आप लोग जो हो बोलोगे कि मतलब लाइक ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। लाइक मैंने ऐसा सोचा, और भी आप लोग भी सोच सकते हैं, आप लोगों के पास भी बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंडर 6,000 रुपए सरकार प्रोवाइड कर रही है, और सरकार ये कह रही है कि कोई भी इनपुट है, जिससे मान लीजिए सरकार को कोई जो है वो खर्च, सरकार क्या करिए कि फार्मर को कोई खर्चा करना है तो वो इसके थ्रू कर सकता है। और हर सीजन से पहले सरकार क्या करती है, 2,000 रुपए फार्मर के अकाउंट में डाल देती है।
2000 में ना एक ना पेस्ट भी नहीं आता, एक कीटनाशक भी नहीं आता, इवन बीज भी 2000 का नहीं आता। 6000 मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार 6000 रुपए क्यों प्रोवाइड कर रही है? ये सोचने वाली बात है। सरकार ने 6000 रुपए किसको प्रोवाइड किए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। कैसे प्रोवाइड किए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। तो सरकार के पास क्या गया? आंकड़ा गया कि इतने जो है वो, मतलब इसके बेनिफिशियरीज जितने भी है, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो सरकार के पास डाटा भी कलेक्ट हो रहा है और उस डाटा के थ्रू सरकार फिर डिफरेंट इनिशिएटिव भी शुरू कर रही है। तो सरकार ने क्या किया? सोलर पैनल को लिंक कर दिया। किन फार्मर्स को कहा कि ठीक है 6000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप ये सोलर पैनल्स पर भी सब्सिडी लो, आप यहाँ पर भी चलो, इस सब्सिडी लो और सोलर पैनल लगाओ, तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सरकार क्या कर रही है? मल्टी एंगल के थ्रू जो है वो कोशिश कर रही है। तो सरकार ने क्या बोला कि हमें तो सोलर पैनल भी चलाने हैं, और सोलर पैनल कैसे चलेंगे? यही स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के थ्रू भी चल सकते हैं। तो सरकार ने उसके लिए भी सोचा। तो देखो सरकार खुद मल्टी डायमेंशनल सोच रही है, तो हमें भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेकर चलना है। देन उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब सरकार ने क्या कहा? कुछ फार्मर्स जो है वो सरकार के पास गए, उन्होंने कहा कि सर आप ठीक है, आप 6000 रुपये दे रहे हो, एक्सेप्टेड। आपने जो है वो हमें सोलर पैनल के लिए कहा, हमने एक्सेप्ट किया। आपने टेक्नोलॉजी के लिए कहा, हमने एक्सेप्ट किया। आपने किसान क्रेडिट कार्ड का, हमने एक्सेप्ट किया। सर हमने ना लोन लिया था आपसे, सरकार ने कहा कि हमने इस बैंक से लोन लिया था और अब हमारी फसल खराब हो गई, अब हम नहीं लोन हटा सकते, अब हम क्या करें? तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा डोंट वरी, जब आप अपनी फसल को ग्रो कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, गो फॉर इंश्योरेंस, आप अपनी फसल के लिए इंश्योरेंस लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब इंश्योरेंस फैसिलिटीज, कि अगर आपकी क्रॉप खराब होती है ड्यू टू ड्राफ्ट, ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू डिजास्टर, किसी भी थ्रू से जो इफेक्ट अगर होती है, तो देन आप क्या है कि आप जो कंपनीज है वो उसकी भरपाई कर देगी। देखो सरकार ने क्या किया? इंश्योरेंस सेक्टर को भी प्रमोट किया, सरकार ने फार्मर्स के ग्रीवेंसेस को भी सुना, दोनों को एड्रेस किया। तो इंश्योरेंस का भी काम चल गया और फार्मर्स की जो ग्रीवेंसेस है वो भी एड्रेस हो गई। तो इस तरह से सरकार काम करती है, तो ये भी ध्यान में रखना, समझना, ठीक है। देन उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिंक करता है, दैट इज नबार्ड। किसी को पता है ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है नबार्ड? ऑप्शंस देता हूं, चलो 1976। थोड़ा क्लोज हो। ऑप्शन देता हूं 1972, 1976, 1982, 1992। 1982 नबार्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1982, ठीक है। अब ना नबार्ड ना खुद लोन नहीं प्रोवाइड करता, ऐसा नहीं हो कोई फार्मर कभी सुना कि नबार्ड के पास गया। नबार्ड जो है वो आरआरबी के थ्रू या जो अदर बैंक हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, सोसाइटीज हो गई, उनके थ्रू जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। उनको लोन देगा, फिर वो आगे जो है वो फार्मर तक लोन पहुंचाएंगे, आगे फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, और रूरल डेवलपमेंट पे नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार नबार्ड से कांटेक्ट कर रही है कि डिजास्टर में जो नुकसान हुआ उसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद नबार्ड के साथ साथ में एक सेबी आता है। सेबी कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है? ऑप्शंस देता हूं 1992, 1990, 1993, 1994। सेबी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1992। 1992 में। वैसे तो देखो ये स्टेटरी बॉडी बना है 1992 में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1988 की रहती है, बट लेकिन कंसीडर 1992 ही किया जाता। उसके बाद जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? कब बना एसबीआई? वैसे बन तो बहुत पहले रखा है ये, 1955। और आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ?
1935 19 35 नेशनलाइज 1949 49 सॉरी सर 35 पे तो बना था। नेशनलाइज हुआ था 19। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ये भी मुंबई में है। फिर ये भी दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, उसके बाद आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर सन तो सचिन सर नाम याद है मुझे। संजय मल्होत्रा। नहीं, हिंट दे दिया गया तो फिर आप लोग बता दोगे ना। संजय कौन से नंबर के हैं? ऑप्शन दे दो। 26। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो ये स्कीम्स है वो ख़त्म होती है। ऑलमोस्ट हमने जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो सारे ही कवर करी, और ये स्कीम्स जो है वो एग्ज़ाम में पूछी भी गई है।